हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग बच्चों, सभी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चों ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन जाइए, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। जैसा कि बच्चों हमने डिसाइड किया था कि हम अल्टरनेट डेज में एक दिन फिटर का और एक दिन वेल्डर का जो है वो एमसीक्यू सेशन लेंगे। तो मंडे से शुरुआत करी थी बच्चों, तो मंडे की शुरुआत करूँ तो मंडे को हमने जो सेशन लिया था वो फिटर वालों के लिए लिया था, कल हमने वेल्डर वालों के लिए लिया था और आज हम फिर से फिटर वालों के लिए ले रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूं बच्चों, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे, ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, आप लोग इसको कितना इंजॉय करते हो, तभी इस सेशंस को, एमसीक्यू सेशंस को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन वेल्डिंग से रिलेटेड है। इन वेल्डिंग द पोलरिटी ऑफ इन वेल्डिंग in welding the polarity of alternating current power source is always alternating current power source alternating current power source ये पूछ रहा है इसकी पोलरिटी आपकी क्या होगी बच्चों। इन वेल्डिंग द पोलरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इज ऑलवेज, क्या पोलरिटी आपकी रहती है? तो बच्चों एसी की, आपकी एसी में पोलरिटी इफेक्ट नहीं होता है, आपका पोलरिटी इफेक्ट जो होता है वो आपका नहीं होता है। पोलरिटी इफेक्ट किसमें होता है? आपका डीसी में आपका पोलरिटी इफेक्ट होता है, डीसी में आपका पोलरिटी इफेक्ट जो है वो आपका होता है। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों नो पोलरिटी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? नो पोलरिटी, कोई इसमें पोलरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। मैकेनिकल कंपैरेटर में मैग्निफिकेशन रेंज होती है। मैकेनिकल कंपैरेटर आपका जो होता है उसकी मैग्निफिकेशन रेंज क्या होती है बच्चों? ये पूछ रहा है आपका मैग्निफिकेशन रेंज जो होता है वो आपका क्या होती है, क्या होती है? बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 10 to 100, बिटवीन 100 to 1000 या 1000 to 10000। तो बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। राइट आंसर जो होता है, मैकेनिकल कंपैरेटर जो होता है बच्चों, उसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज जो होती है वो 100 से 1000 के बीच आपकी होती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आर द प्रेशर इन डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर, जिसको कि डीए सिलेंडर भी कहते हैं। डिलिंडर मतलब हाई प्रेशर एसिटिलीन के जो सिलेंडर होते हैं उसको, उसमें वो एसिटिलीन जो उसमें होती है वो डिजॉल्व्ड होती है, इसलिए उसको डीए सिलेंडर भी कहते हैं, डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर कहते हैं। उसमें बच्चों आपका जो प्रेशर की रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है? कितनी रेंज आपकी होती है? 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बच्चों आपका 120 से 150, 120 से 150, दो बार दिखा हुआ है यहाँ पर, 150 से, या फिर 15 से 16 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर। अच्छा, से ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे एमएम है, कितनी होगी बच्चों? 120 से 150। देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने कितना घुमाया हुआ है, जो डिजिट है वो सेम रखा गया है, केवल जो यूनिट है उसमें चेंज कर दिया गया। ऊपर की जो आपकी यूनिट है वो आपकी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और नीचे सी और डी जो है वो किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर में है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए आपने अगर सही से नहीं पढ़ा तो यहीं पर आपको घुमा देगा, यहीं पर वो घुमा देगा। क्या है? 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो प्रेशर रहता है आपका डिजॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1.25 mm पिच, 21 TPI इसको कह सकता हूं मैं। 1.25 mm की अगर पिच है, इसको मैं अगर मैं बोलूं ब्रिटिश में तो 21 TPI, तो 21 टूथ पर इंच के गुच्छों का उत्पादन करता है। नर्लिंग है बच्चों, नर्ल का है। नर्ल ऑफ 1.25 mm पिच प्रोड्यूस कोर्स नर्लिंग, मीडियम नर्लिंग, फाइन नर्लिंग या नन ऑफ द अबव। नर्लिंग का क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया है आपको कि अगर पिच जो है वो 1.25 है, जिससे आप नर्लिंग करते हैं तो किस टाइप की आपकी नर्लिंग होगी? तो बच्चों हमेशा 1.25 पिप या फिर 21 TPI में मीडियम नर्लिंग आपकी यहाँ पर होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के वाल्व थ्रेड होते हैं। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, ये वाला जो आपको पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं या फिर एमसीक्यू सीरीज जो मैं चला रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और अभी मैं इसरो के जो है क्वेश्चंस पहले के ले रहा हूं। इसरो, बार्क, इन सब के जो है क्वेश्चंस मैं लूंगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपका, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के वाल्व थ्रेड होते हैं। द वाल्व थ्रेड ऑफ द ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इन गैस वेल्डिंग इज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से थ्रेड होते हैं बच्चों? गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के वाल्व आपका पूछ रहा है, तो जो ऑक्सीजन गैस का होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लेक्चर बहुत सही से होंगे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपके कौन से होते हैं? राइट हैंड होते हैं। और एसिटिलीन के जो सिलेंडर वाल्व होंगे उसमें जो है आपका थ्रेड होंगे वो कैसे होंगे? आपके लेफ्ट हैंड होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम को काटने के लिए, अगर हमें एल्यूमिनियम को चीजल से काटना है तो पॉइंट एंगल कितना रखेंगे हम? पॉइंट एंगल कितना रखते हैं? 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। तो हम हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप एल्यूमिनियम को अगर चीजल से आप काट रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल जो है कितना रखते हैं हम? 30 डिग्री, 30 या 35 डिग्री, कहीं कहीं आपको ये 35 डिग्री भी आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातु के लिए ड्रिलिंग और रिमिंग के लिए मिट्टी का तेल उपयोग काटने वाले द्रव के रूप में किया जाता है। केरोसिन इज यूज्ड एज अ कटिंग फ्लूइड फॉर ड्रिलिंग एंड रिमिंग फॉर द फॉलोइंग मेटल: एल्यूमिनियम, पीतल, कांस्य या फिर कास्ट आयरन। एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर आपका कास्ट आयरन। तो कहां पर केरोसिन कहां पर यूज किया जाता है बच्चों? केरोसिन कहां यूज आता है? केरोसिन आप कहां यूज करते हैं? जहां पर आपका कहां पर होगा आपका, अगर आपको एल्यूमिनियम, कहां बच्चों आपका, अगर एल्यूमिनियम को आपको काटना है, एल्यूमिनियम को अगर काटना है, ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे? केरोसिन यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जिस प्रकार के पीतल में 95% कॉपर, 95% कॉपर प्लस 5% आपका जिंक अगर होगा, ठीक, तो ब्रास होगा, ब्रास होगा। कॉपर और जिंक के अलॉय को हम क्या बोलते हैं? हम ब्रास बोलते हैं। लेकिन उसमें भी, ब्रास में भी अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग टाइप होता है, डिपेंड करता है आपका परसेंटेज पे। तो 95% अगर कॉपर है, 5% अगर जिंक, कभी कभी इसको 90% कॉपर भी बोल देता है और 10% आपका जिंक भी बोल देता है कभी कभी, ठीक। तो वो कौन सा मेटल होता है बच्चों? उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मेटल। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मेटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित वेल्डिंग उच्चतम गुणवत्ता वाले वेल्ड देता है। इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस ऐसी है जो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी आपका वेल्ड देता है? गैस टंगस्टन वेल्डिंग। अब इनमें से पूछ रहा है बच्चों, इनमें से हमें एक यूज चूज करना है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग या उपरोक्त सभी। तो बच्चों सामान्यतः जो अगर हमें हाई क्वालिटी अगर वेल्ड करना है तो हम कौन सी यूज करते हैं? हम कौन सी करते हैं? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग सामान्यतः यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, दो समांतर शाफ्टों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला युग्मन को कहा जाता है। मैं एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूं बच्चों। द कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस आर एट स्मॉल डिस्टेंस। The coupling used to connect two parallel shafts whose axes are at small distance apart is called। दो समांतर शाफ्ट जोड़ने के लिए उपयोग, जिनका जो है एक्सिस है एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं, इसको यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं, ग्रिड कपलिंग कहते हैं, ओल्डहम कपलिंग कहते हैं या टायर कपलिंग। तो हल्का सा अगर आपका एक्सिस जो है थोड़ी दूरी पर है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ओल्डहम कपलिंग कहते हैं, ओल्डहम कपलिंग। लेकिन अगर एक्सिस की शाफ्ट जो है किसी एंगल पे है, मतलब पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओल्डहम कपलिंग। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल की सूक्ष्म संरचना और भौतिकी गुण को किसके द्वारा बदला जा सकता है? द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, या फिर मैं कहूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज बाय मिलिंग, नहीं, ये तो मशीनिंग प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट, ये हो सकता है। ग्राइंडिंग, नहीं, ये मशीनिंग प्रोसेस है। टर्निंग मशीनिंग प्रोसेस है। तो बच्चों हमने एक बात पढ़ा है कि हीट ट्रीटमेंट को करने का उद्देश्य क्या होता है? उसके माइक्रोस्ट्रक्चर को और रिफाइन करना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को और इनहेंस करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस करना। उसी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? उसी के लिए हम करते हैं हीट ट्रीटमेंट। मतलब एक सुटेबल टेम्परेचर तक को अपने मेटल, अपने धातु को हम हीट करते हैं और उसको अलग अलग रेट से कूलिंग करते हैं। ये डिपेंड करेगा आपको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, ये डिपेंड
करेगा आपको उसकी प्रॉपर्टीज कैसी चाहिए, फास्ट कूलिंग करनी है तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, मॉडरेट करेंगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, और स्लो कूलिंग करेंगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, और माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट अगर बच्चों 1500 के आसपास आपका होता है। अगर मैं कहूँ आपका आयरन का, प्योर आयरन जो होता है उसका 1539 के आसपास जो है आपका होता है, तो स्टील का अगर मैं बोलूँ तो 1500 होता है आपका कौन सा मेल्टिंग पॉइंट माइल्ड स्टील का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लेथ बेड आमतौर पर बने होते हैं माइल्ड स्टील के, कास्ट आयरन के, स्टेनलेस स्टील के, एल्यूमिनियम एलॉय। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसको आपका कास्ट आयरन की बहुत अच्छी होती है, इसीलिए लेथ के बेड जो है वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं आमतौर पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन, डेड सेंटर एक लेथ सेंटर होता है जो फिक्स होता है हेड स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर, कैरिज पर, सैडल पर। हेड स्टॉक, डेड सेंटर कहां पर फिक्स होता है बच्चों, आपका हेड स्टॉक पे होता है, टेल स्टॉक पे होता है, कैरिज पे होता है, या सैडल पे होता है। तो हेड स्टॉक जो होता है, टेल स्टॉक जो होता है, डेड सेंटर सॉरी, डेड सेंटर जो होता है टेल स्टॉक पर आपका फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है बच्चों डेड सेंटर, डेड सेंटर को डेड सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रोटेट नहीं करता है, वो रोटेट, और लाइव सेंटर को इसलिए कहते हैं क्योंकि चक के साथ वो रोटेट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल बिट में मानक हेलिक्स कोण क्या होता है। फॉर जनरल पर्पस वर्क, जैसे पॉइंट एंगल हम देखते हैं कि 118 डिग्री होता है सामान्य कार्यों के लिए, तो वैसे ही पूछ रहा बच्चों हेलिक्स एंगल पूछ रहा है कि सामान्य कार्यों के लिए हेलिक्स एंगल कितना यूज करते हैं। तो सामान्य कार्यों के लिए जो हेलिक्स एंगल यूज करते हैं हम कितना करते हैं बच्चों, 27.5 जो है वो यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्र आधारित प्रणाली मतलब होल बेसिस सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन होल विस्टेंशन लोअर डिवीजन ऑफ द होल एच, ठीक, लोअर डिवीजन होल, लोअर डिवीजन ऑफ होल एच, होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिवीजन फॉर द होल एच क्या होता है आपका 0 mm होता है, 0.1 mm होता है, 1 mm, तो वो होता है आपका होल बेसिस सिस्टम में लोअर डिवीजन हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक प्रणाली में मूल सहिष्णुताओं की संख्या, नंबर ऑफ द फंडामेंटल टॉलरेंस, नंबर ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम कितना होता है बच्चों, कितना होता है भारतीय मानक। बीआईएस में पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए बीआईएस में पूछ रहा है, बीआईएस में, तो बीआईएस में जो फंडामेंटल टॉलरेंस जो होती है वो कितने होते हैं आपके 18 होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक लेथ सेंटर, एक लेथ सेंटर का संक बिंदु, द कोनिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसमें आपके लेथ सेंटर में, तो वो कितना होता है, वो पूछ रहा है वो कितना होता है, कितना होता है बच्चों जल्दी से मुझे बताइए कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आपका 100 डिग्री, कितना होता है जल्दी से बताइए कितना होता है। 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या फिर 90 डिग्री होता है, या फिर आपका 10 डिग्री होता है, कितना होता है जल्दी से बताइए बच्चों कितना आपका होता है। तो लेथ सेंटर का मैं जो आपका, या फिर मैं कहूं इनक्लूडेड एंगल, इसको मैं कह सकता हूं इनक्लूडेड एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टेपर टर्निंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला लेथ सेंटर कौन सा है, डेड सेंटर, हाफ सेंटर, बॉल सेंटर, या सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। टेपर टर्निंग के लिए पूछ रहा है बच्चों, टेपर टर्निंग अगर हमें करनी है, टेपर टर्निंग अगर हमें करनी है तो बच्चों टेपर टर्निंग के लिए हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं, बॉल सेंटर, और अगर हमें फेसिंग करनी हो तो हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला सेंटर यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वी ब्लॉक में का कोण पूछ रहा है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक जो हम यूज करते हैं बच्चों, वी ब्लॉक जो हम यूज करते हैं उसका ये इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है, तो ये इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, लेथ में अ मल्टी पॉइंट कटिल टूल यूज टू क्रिएट एक्सटर्नल वी थ्रेड इन लेथ। अच्छा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमें एक्सटर्नल वी थ्रेड बनाने हैं लेथ मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से, उस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं चेजर।
क्या कहते हैं, चेजर। अगर आपने देखा नहीं बच्चों, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं चेजर आपका कैसा होता है। तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो एक्सटर्नल वी थ्रेड को काटने के लिए काम आते हैं या फिर उसको बनाने के काम आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम चेजर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक छोटे टेपर कोण के साथ लंबे टेपर्स को मोड़ने के लिए टेपर टर्निंग की विधि कार्यरत है। फॉर टर्निंग लॉन्ग टेपर्स विद स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज। एक छोटे टेपर कोण के साथ और टर्निंग लॉन्ग टेपर की बात पूछ रहा है बच्चों, और लॉन्ग टेपर विद ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग कौन सा यूज करेंगे हम, टेल स्टॉक ऑफसेट या फिर फॉर्म टूल, कंपाउंड स्लाइड या लेथ क्रॉस स्लाइड। तो सामान्य सा जो हम यूज करते हैं बच्चों लॉन्ग के लिए वो ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, ऑफसेट मेथड यूज करते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रिलीफ ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है। अपेक्षित फिट के प्रकार को बनाए रखना, बिना इस रुकावट के पृष्ठों के बीच के संपर्क को सुनिश्चित करना, या फिर बच्चों स्नेहन के लिए बनाना या क्रीडन के लिए घटकों का समायोजन करना। मेक फॉर लुब्रिकेशन, एडजस्ट द कंपोनेंट फॉर प्ले। तो किस काम आता है बच्चों, किस काम आता है, किसका किसके लिए यूज किया जाता है। तो वो आपका रिलीफ ग्रुप जो यूज किया जाता है वो एंश्योर कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित अगर करना हो तो उसके लिए रिलीफ ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, सीट की मोटाई के शीघ्र मापन के लिए, सीट की मोटाई को अगर हमें मापना है, सीट की अगर मोटाई, सीट की थिकनेस को अगर हमें बहुत जल्दी जो है मेजर करना है तो उसमें से कौन सा यूज करते हैं हम, फिलट गेज, ड्रिल गेज या फिर बच्चों स्टैंडर्ड वायर गेज। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, लोहे के निर्माण हेतु कौन से एस का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें से कौन सा आयरन ओर नहीं है, बॉक्साइट, लिमोनाइट, हेमेनाइट, मैग्नेटाइट। लिमोनाइट भी है, हेमेनाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है। बॉक्साइट किसका होता है आपका, एल्यूमिनियम का। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, ड्रिल किए गए छिद्र के सिरे को वेबल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई ड्रिल किया गया है ये ड्रिल किया गया है, अब इसको हम वेबल अगर हमें करना है तो मैं इसको बोलूंगा काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग या फिर आपका स्पॉट फेसिंग। कौन सी प्रोसेस होगी जिसको मैं बोलूंगा बच्चों, तो हमेशा वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी काउंटर सिंकिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए स्पॉट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल्ड होल, उसको क्या कहेंगे, स्पॉट फेसिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। जहां पर भी बच्चों आपको सीट बनानी हो, जहां पर भी आपको बोल्ट के हेड के लिए सीट बनानी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। क्या बोलेंगे उसको, स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो कहां पर यूज किया जाता है बताओ, कीवेज को अगर काटने हो, हमें कीवेज को काटने हो वहां पर हमें क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। ठीक, यहां पर वर्किंग ऑन लार्ज फ्लैट सरफेस नहीं, चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ नहीं, चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ वेल्ड जॉइंट नहीं बच्चों, कीवेज के लिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो यूज होती है आपकी ये कीवेज के लिए होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ क्या होता है बच्चों आपका, पूरक पदार्थ क्या होता है, फ्लक्स। क्या होता है आपका, फ्लक्स। कौन सा यूज करेंगे बच्चों आप, कौन सा यूज करेंगे ब्रेजिंग के लिए, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में मैं उपयुक्त फिलर में कौन सा यूज करेंगे, सॉरी फिलर कौन सा यूज करेंगे हम, मृदु इस्पात, 450 डिग्री से ऊपर गलनांक युक्त अलोह नॉन फेरस अलॉय विद मेल्टिंग पॉइंट अबव, या फिर फेरस अलॉय विद मेल्टिंग पॉइंट अबव। ये बच्चों देखो, ये फेरस अलॉय है, ये नॉन फेरस अलॉय। तो ब्रेजिंग में सामान्यतः हम नॉन फेरस अलॉय का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉन फेरस अलॉय। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़ई के वाइस में उपयुक्त पेंच है। द थ्रेड यूज इन कारपेंटर वाइस, कारपेंटर की जो आपकी वाइस होती है उसमें कौन से थ्रेड होते हैं? कारपेंटर की जो थ्रेड वो वाइस होती है बच्चों, कारपेंटर की वाइस में कौन से थ्रेड होते हैं? स्क्वायर थ्रेड, सॉ टूथेड थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, वी थ्रेड, कौन से थ्रेड आपके होते हैं बच्चों? तो कारपेंटर की जो आपकी वाइस होती है, कारपेंटर वाइस, उसमें जो आपके थ्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं? सामान्यतः जो थ्रेड वहां पर होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके शॉर्ट टूथेड थ्रेड भी आपके होते हैं। इसके अलावा और थ्रेड भी जो है आपके यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन इनके हिसाब से आपका सॉ टूथ जो है थ्रेड जो है वो कारपेंटर वाइस भी उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इरेगुलर शेप फॉर एसेंट्रिक टर्निंग कैन बी हेल्ड इन। इरेगुलर शेप की अगर हमें करनी है, इसेंट्रिक टर्निंग अगर करनी है, इरेगुलर शेप, तो हम किसमें उसको जो है वो आप हेल्ड करेंगे? 4 चौचक, 3 चौचक, डेड सेंटर, स्टेडी रेस्ट। तो वो सामान्यतः इरेगुलर शेप फॉर इसेंट्रिक टर्निंग कैन बी हेल्ड इन, इरेगुलर शेप्स फॉर इसेंट्रिक टर्निंग अगर हमें करनी है तो उसको हम 4 चौचक में जो है वो हेल्ड करते हैं, 4 चौचक में हम पकड़ते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पार्टिंग टूल पर दिया जाने वाला अधिकतम साइट रिलीफ एंगल होता है। पार्टिंग टूल पर मैक्सिमम रिलीफ एंगल जो है वो कितना होता है? पार्टिंग टूल पर मैक्सिमम रिलीफ एंगल कितना होता है? तो पार्टिंग टूल पर मैक्सिमम रिलीफ एंगल जो होता है बच्चों कितना होता है? सामान्यतः 2 डिग्री आपका होता है। कितना होता है आपका? 2 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कक्ष ताप में प्लेन कार्बन स्टील होते हैं। एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेन फेराइट एंड सीमेंटाइट, या फेराइट एंड पेरलाइट, परलाइट एंड सीमेंटाइट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पर प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, तो बच्चों बहुत प्लेन कार्बन स्टील में तो सारा स्टील आपके आप आ गया, कितना आपका 2% तक, अगर मैं बोलूं या फिर मैं कहूं 1.8 या 1.8% तक कार्बन तक जो है आपका प्लेन कार्बन स्टील हो गया। ठीक, तो उसमें तो आपका फेराइट भी आएगा, सीमेंटाइट भी आ जाएगा, परलाइट भी आ जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक थ्रेड में पिच व्यास पर थ्रेड की मोटाई कितनी होती है? इन मीट्रिक थ्रेड व्हाट विल द थिकनेस ऑफ थ्रेड एट पिच डायमीटर। तो पिच इन मीट्रिक थ्रेड व्हाट विल द थिकनेस ऑफ थ्रेड एट द पिच डायमीटर। पिच डायमीटर पर आपकी थिकनेस ऑफ द थ्रेड होती है मीट्रिक थ्रेड में, वो कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? ठीक, वो कितनी होती है आपकी? हाफ ऑफ द पिच। कितनी होती है आपकी? हाफ ऑफ द पिच। थिकनेस या फिर आपका हाइट वो कितनी होगी आपकी? हाफ ऑफ द पिच। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कोण निर्धारित करता है। क्लियरेंस कोण, रैक कोण, बिंदु कोण, अनति कोण। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कोण निर्धारित करता है। हेलिक्स कोण, रैक कोण, क्या हेलिक्स कोण ही क्या करता है? आपका रैक कोण का निर्धारण करता है, या ये कहूं ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण को रैक कोण भी मैं कह सकता हूं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, औजार कार्य पृष्ठों से रगड़ना और कर्तन बल बढ़ेगा जब टूल विल बी रब अगेंस्ट द वर्क सरफेस एंड द कटिंग फोर्स इंक्रीज व्हेन क्लियरेंस एंगल इज मोर, क्लियरेंस एंगल इज लेस, या रैक एंगल इज मोर, रैक एंगल इज लेस। क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो रैक एंगल का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, कोई रोल एंगल तो होगा किसका? होगा आपका क्लियरेंस एंगल का। अगर क्लियरेंस एंगल आपका कम हो जाएगा तो ज्यादा रगड़ आपकी होगी, उसके कारण क्या होगा? ज्यादा जो है आपका कटिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए आवश्यक रैक कोण। कास्ट आयरन की अगर मशीनिंग करनी है तो उसके लिए रैक कोण कितना रखेंगे बच्चों? कितना रखेंगे? कास्ट आयरन बहुत हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल है, तो उसके लिए रैक एंगल जो है हम क्या रखते हैं? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखते हैं। सामान्यतः बहुत ज्यादा हार्ड ब्रिटल मटेरियल के लिए जो रैक एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? आपका 0। ठीक, सॉफ्ट के लिए पॉजिटिव और हार्ड के लिए आपका नेगेटिव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ में जॉब फिक्स करते समय, लेथ में जॉब फिक्स करते समय एक विप का रह जाना के कारण होता है। व्हाइल फेसिंग द जॉब इन लेथ अ पिप लिफ्ट इन
अल्पिप लिफ्ट इन द सेंटर इज कॉज ड्यू टू, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है बच्चों, क्या कारण हो सकता है? ठीक, उपकरण, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल, ब्लंट टूल, कैरीज नॉट लॉक्ड, टूल इज नॉट सेट टू द सेंटर। लेथ के जॉब में फेस करते समय एक पिप का रह जाना, एक पिप का रह जाना, पिप क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पिप क्या है। ठीक, ये पिप क्या पूछना चाह रहा है देखना पड़ेगा। ठीक, इसको यहीं पर रहने देते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक, पिप क्या होता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसी नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। कर्तन के दौरान कॉन्वेक्स फेस, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट मेजरिंग गेज, सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कर्तन के दौरान कॉनकेव फेस के कारण होता है, कॉनकेव फेस इन टर्निंग इज कॉज्ड ड्यू टू, किस कारण होता है बच्चों, किस कारण आपका होता है? क्या पूछ रहा है? लेथ में जॉब फेस करते समय, अच्छा अच्छा ओके, उभार रह जाता, पिप रह जाना। ठीक, while facing a job in lathe a pip left in the center is caused, जब फेसिंग करते समय एक ऐसा पॉइंट टाइप का रह जाता है, आपका पिप रह जाता है फेसिंग करते समय बीच सेंटर में। अच्छा, वो पूछ रहा हो क्यों रह जाता है। ठीक, तो वो क्यों होता है बच्चों, जो आप का जो टूल जो है वो सेंटर में नहीं होता। जब टूल आपका सेंटर में नहीं होता है तो आपका बिल्कुल सेंटर पे आप देखोगे, जब आप फेसिंग करोगे, ये फेसिंग के दौरान ही होगा, वहां पर आपका ये पिप आपका रह जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु परिशुद्धता उपकरण, या फिर बोलूं व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज। तो राइट क्या हो सकता बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट और मेजरिंग गेज के लिए कौन सा थ्रेड यूज करे जाते हैं, तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, उसके लिए आप ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? BA थ्रेड। ठीक, वो हमेशा स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट, प्रिसिजन वर्क के लिए ये थ्रेड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पर।